नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। ममता या अधीर, बंगाल में किसकी जिद ने तोड़ी इंडिया की एकता, क्या राहुल कर पाएंगे डैमेज कंट्रोल? देखिए दोस्तों, पिछले लगभग एक साल से चल रहे विपक्षी गठबंधन की कवायद को बुधवार को एक बड़ा झटका लग गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जानकार गठबंधन टूटने के पीछे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी की जिद को अहम कारक बता रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और बंगाल में पार्टी के सबसे बड़े नेता चौधरी इंडिया गठबंधन की शुरुआत से ही टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के विरोधी रहे हैं। चौधरी वाम दलों के साथ गठबंधन की वकालत करते रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ममता बनर्जी काफी गर्मजोशी से मिलती रही थी। लेकिन वहीं बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार बंगाल में टीएमसी पर हमलावर रहे थे। कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते उस समय बिगड़ गए जब कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी को अवसरवादी नेता बताया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। हालांकि बंगाल कांग्रेस प्रमुख की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी मेरी और हमारी पार्टी की बहुत करीबी है। कभी कभी हमारे नेता कुछ कहते हैं, उनके नेता कुछ कहते हैं और ये चलता रहता है। ये एक स्वाभाविक बात है। इस तरह की टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये ऐसी चीज नहीं है जो चीजों को बाधित करने वाली हो। गहलोत के ओपीएस वाले दाव में फंस गई भजनलाल सरकार, नियुक्ति में एनपीएस लागू करने का उल्लेख बाद में हटाया। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम नई सरकार के गले की फांस बन गई है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और नई नियुक्तियों में ओपीएस जारी रखना सरकार की मजबूरी बन गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कभी भी ओपीएस का समर्थन नहीं किया था, लेकिन इस फैसले को बदलने से कर्मचारियों के बड़े वर्ग की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। राज्य के कृषि विभाग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश में नई पेंशन स्कीम लागू करने का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में इसे विलोपित कर दिया गया। उधर कर्मचारी संगठन इससे नई पेंशन स्कीम लागू करने के संकेत के रूप में देख रहे हैं और उनका कहना है कि विलोपित करने से कुछ नहीं होता। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओल्ड स्कीम को लागू रखेगी या नहीं। अब होमगार्डों के बच्चों को भी मिलेगी हाईटेक कोचिंग, मुफ्त में कर सकेंगे यूपीएससी और यूकेपीएससी की तैयारी। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अब होमगार्डों के बच्चों को यूपीएससी और यूकेपीएससी की कोचिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश में पहली बार होमगार्ड विभाग ऐसे बच्चों को तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगा। इसके लिए कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी केवल खुराना ने सूबे के होमगार्डों से बच्चों व अन्य अभिभावकों के नाम उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। जो अंग्रेजों की तोपों से नहीं डरे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार का बीजेपी पर हमला। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश में अंग्रेजों को हराया, जो उनकी तोपों और फांसी से नहीं डरे, जो सालों तक जेल में रहे हो, वो लोग बैरिकेड से डर जाएंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे और कानून नहीं तोड़ेंगे। ये बातें उन्होंने राहुल गांधी पर हुई एफआईआर को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। हेमंत बिस्वा शर्मा के इशारे पर चलते हैं एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल, राहुल गांधी ने किया दावा। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एआईयूडीएफ बीजेपी के साथ मिली हुई है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी और बदरुद्दीन अजमल से अकेले लड़ रही है। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। वहीं एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर काम कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर पर चर्चा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, राम मंदिर को लेकर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए कैबिनेट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राम मंदिर पर चर्चा हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रभाव और बड़े पैमाने पर जनता के संदेश पर कैबिनेट मंत्रियों से प्रतिक्रिया ली। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। सभी मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया। आपको पता ही है कि पीएम मोदी ने सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग ही मौजूद थे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल थे। आप लोगों के लिए खुले रामलला के पट, दर्शन के लिए कोई पर्ची नहीं कटवानी होगी, आरती के लिए पास बनेगा।
देखिए, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आम लोग भी राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या में बाहर से आने वालों की एंट्री रोक दी गई थी, अब यह पाबंदी हट गई है। आपको बता दें कि दर्शन के लिए मंदिर के पट कब खुलेंगे, दर्शन के लिए जाने की प्रोसेस क्या होगी, मंदिर के अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं, इसके अलावा अयोध्या कैसे जा सकते हैं और कहां कहां ठहर सकते हैं, सब आपको बताएंगे। देखिए, पहला सवाल तो यह कि आम लोग रामलला के दर्शन कब कर पाएंगे। देखिए, अब श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 15 जनवरी को ही बताया था कि 23 जनवरी से मंदिर हर राम भक्त के लिए खुला रहेगा। अभी 22 जनवरी की रात नए मंदिर में रामलला की पहली सायन आरती हो गई। इसके बाद पट बंद कर दिए गए थे। 23 जनवरी को उत्थान आरती के बाद मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। दूसरा सवाल यह है कि राम मंदिर में जाने के लिए क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है, यहाँ मंदिरों की तरह ही एंट्री होगी। हालांकि आरती में शामिल होने के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑफिस से पास लेना होगा। आधार कार्ड या कोई ID दिखाकर आपको पास मिल जाएगा। फिलहाल एक बार में सिर्फ 30 लोग ही आरती में शामिल होंगे। आगे आरती के लिए ऑनलाइन पास भी बनेंगे, पर अभी ये व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। पास के लिए ऑनलाइन srjbtk.setra.org पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं अब तीसरा सवाल यह है कि मंदिर में क्या क्या लेकर जा सकते हैं और क्या नहीं। देखिए, राम मंदिर में कई लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। श्रद्धालुओं को सेलफोन और स्मार्ट वॉच जैसे गैजेट्स, यहाँ तक कि पेन भी बाहर जमा करवाना होगा। मंदिर परिसर में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर रोक है। सिर्फ पैसे और चश्मे जैसी जरूरी चीजें ही ले जा सकते हैं। राम मंदिर की एंट्री पॉइंट से कुछ कदम आगे ही सिक्योरिटी पॉइंट बना है। इससे पहले लॉकर रूम, दर्शन से पहले इसी लॉकर रूम में मोबाइल और दूसरा सामान जमा करवाया जा सकता है। क्या सावरकर को भारत रत्न देगी केंद्र सरकार, संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी से की मांग। देखिए, बिहार के समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने सवाल उठाया कि अब तक स्वातंत्र्य वीर सावरकर को यह सर्वोच्च सम्मान क्यों नहीं दिया गया। शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा का हर कदम चुनावों को देखकर उठाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके अनेक प्रमुख लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है, लेकिन स्वातंत्र्य वीर सावरकर को यह सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा। 16 फरवरी को किसानों ने बुलाया भारत बंद, राकेश टिकैत ने बताया क्या है प्लान। देखिए दोस्तों, अगले महीने की 16 तारीख को किसानों ने भारत बंद करने का फैसला किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा था कि किसान 16 फरवरी को देश भर में कई मुद्दों को लेकर भारत बंद रखेंगे। इन मुद्दों में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून को लागू न करना शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा है कि किसान समूहों के अलावा व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से भी इस आंदोलन का समर्थन करने और उस दिन हड़ताल करने का आग्रह किया गया है। 31 जनवरी से काम नहीं करेगा फास्टैग, KYC पूरी है या नहीं, ऐसे लगाएं पता। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि नाहाई की तरफ से वन व्हीकल वन फास्टैग पहल शुरू कर दी गई है। NHAI का मकसद कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का उपयोग करने से रोकने के लिए है। साथ ही एक ही वाहन के लिए कई फास्टैग का उपयोग करने पर रोक लगाने की कोशिश है। NHAI ने निर्देश के मुताबिक जिन फास्टैग्स की KYC पूरी नहीं है उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक 31 जनवरी के बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपके फास्टैग की KYC पूरी नहीं है तो उसे बैन या ब्लैस्टिक कर दिया जाएगा। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके फास्टैग की भी KYC पूरी नहीं है तो आप उसका ऑनलाइन पता लगा सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले fastag.ihmcl.com पर जाना होगा। फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें और OTP बेस्ड वेरिफिकेशन करें। एक बार लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड मेन्यू पर जाएं। डैशबोर्ड के राइट साइड माई प्रोफाइल ऑप्शन सिलेक्ट करें। माई प्रोफाइल पेज पर दिखेगा जिसमें आपकी अपडेट जानकारी होगी। यदि आपका KYC पूरा है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी।